अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा सब्जेक्ट है और उसमें हमारा टॉपिक है रेमेडीज़ इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्ट के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब ब्रीच हो जाता है, कोई पार्टी उसको फुलफिल नहीं कर रही होती, तो उसके लिए जो अग्री पार्टी होती है उसके पास क्या क्या रेमेडीज़ होती हैं। द पार्टीज़ टू द कॉन्ट्रैक्ट आर लीगली एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर द पार्टीज़ टू द कॉन्ट्रैक्ट आर लीगली एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन विच दे प्रॉमिस। ठीक है, जो पार्टीज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, वो लीगली एक्सपेक्टेड किया जाता है कि वो परफॉर्म करेंगी, जो ड्यूटीज़ हैं उनकी, जो उन्होंने प्रॉमिस किया वो पूरा करेंगी। when any party broke the promise or agreement, then it is known as breach of contract। जब एक पार्टी ब्रेक कर देती है अपने प्रॉमिस को और एग्रीमेंट को, तो इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम उसे कहते हैं। पार्टी हु इज़ ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड डिफॉल्टिंग पार्टी। जो पार्टी ब्रीच कर रही होती है उसको डिफॉल्टिंग पार्टी कहते हैं, और जिस पार्टी दूसरी पार्टी होती है उसको हम एग्री पार्टी कहते हैं। रेमेडीज़ मीन अ राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट द पार्टी हु ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, रेमेडी क्या होती है? ये एक राइट है कि उसके खिलाफ एक्शन ले सकें जो बंदा ब्रीच कर रहा है, तो अग्री पार्टी के पास ये राइट होता है। ठीक है, कि जो डिफॉल्टर पार्टी है उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। द प्रोविजन रिलेटिंग टू रेमेडीज ऑफ ब्रीच आर कॉन्ट्रैक्ट आर गिवन अंडर द 73 to 75। ठीक है, 73 to 75 से लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, उसके अंदर सेक्शंस हैं वो इसको रेमेडीज़ को डील करते हैं, उसमें हमें पता चलता है। अब हम देखेंगे कौन कौन सी रेमेडीज़ इन्हें मिल सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास रेमेडी आती है रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, रिसेशन होता है रिफ्यूज़ल। अगर एक द रिसीव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हेन वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। ठीक है, अगर एक जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो फेल टू परफॉर्म और हिज और हर्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, तो अगर वो फेल हो जाती है अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, देन द अदर पार्टी कैन रिफ्यूज टू परफॉर्म। अब अगर एक पार्टी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि यार मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूँगी, तो अगली भी रिफ्यूज़ कर सकती है कि ठीक है हम लोग मैं भी आगे से रिफ्यूज़ कर सकती है। कि अगर किसी ने कहा है कि अगर तुम मुझे 100 रुपये दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे मैं डिलीवर कर दूंगा, तब एक बुक डिलीवर कर दूंगा, पेन डिलीवर कर दूंगा, तो अगर उसने 100 रुपये ही नहीं दिया, उसने रिफ्यूज़ कर दिया, तो अगर वो ना डिलीवर करे तो उस पर कोई नहीं होता, वो भी रिफ्यूज़ कर सकता है, वो अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है। अच्छा, अब सब इसमें दो कंडीशंस आ जाती हैं। द पार्टी हु रिसेंट रिफ्यूज द कॉन्ट्रैक्ट एंड गेन द प्रॉफिट फ्रॉम द एग्रीमेंट ही मस्ट रिस्टोर सच बेनिफिट। ठीक है, अगर किसी बंदे को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट से उससे बेनिफिट हुआ है, अगर उसने वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के बाद उसको जो बेनिफिट होगा उसको बेनिफिट रिस्टोर करना पड़ेगा, उसको बेनिफिट देना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट विद द, ठीक है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि वो उसको डिलीवर करेगा 250 kg राइस बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ मई। ठीक है, उसने ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि फर्स्ट डे ऑफ मई से पहले जो है ना तो 250 kg जो राइस हैं वो डिलीवर करेगा बी को। ठीक है, ए ओनली डिलीवर्स 130 kg। ए ने क्या किया, बिफोर जो मई से पहले ना उसने सिर्फ 130 kg सिर्फ दिए। ठीक है, एंड नन आफ्टर, उसके बाद अब नहीं दिया। जो बी ने क्या किया, वो जो 130 थे वो अपने पास रिटेन कर लिए। अब जो है ना जब उसके उस दिन के बाद से, ठीक है, अब बी के क्या बाउंड है, बी बाउंड है कि वो जो उसको प्रॉफिट मिल गया उसमें से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की वजह से जो प्रॉफिट मिला है वो उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, बाउंड टू पे फॉर द 130 kg, जो उसको 130 kg राइस थे उसके लिए इसको पे करना पड़ेगा। अब जो दूसरी हमारे पास जो कंडीशन आ जाएगी, इफ एनी लॉस इज कॉज्ड बाय टू द अदर पार्टी। अगर आपकी दूसरी पार्टी को लॉस कॉज हुआ है, कोई भी अगर लॉस कॉज हुआ है, तो ड्यू टू रिफ्यूजल अगर कोई लॉस कॉज हुआ है, तो उसके लिए क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करे और दूसरी पार्टी को उसके लिए लॉस हो रहा है, तो उसको कंपनसेशन भी देगा, मस्ट बी गिवन। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल को समझेगा। ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी दैट इफ ए प्रैक्टिस विद द सर्जन इन पेशावर। ठीक है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि अगर तुम एक सर्जन के साथ पेशावर में प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। ठीक है, पर क्या हुआ, ए ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और सर्जन क्या हुआ, सर्जन का कहीं ट्रांसफ़र हो गया, सर्जन चला गया। सर्जन बिफोर वो मूव कर गया, कैलिफोर्निया मूव कर गया, बाहर चला गया। ठीक है, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अ ईयर, एक साल कंप्लीट नहीं और वो पहले चला गया। अब क्या हुआ कि अब बी इंटाइटल है कि वो उससे वो पैसे जो उसने कहे थे कि तुम करोगे तो तुम्हें वो लेने के लिए हकदार है, क्योंकि उसको लॉस हुआ है, तो क्योंकि उसका तो टाइम का लॉस हुआ है, तो उसको कंपनसेशन लेने के लिए वो इंटाइटल है, वो उससे ले सकता है। अब हमारे पास दूसरी जो एग्जांपल आएगी, सूट फॉर डैमेजेस। इफ़ वन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी सफर्ड एनी डैमेज और लॉस ड्यू टू द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द अदर पार्टी। ठीक है, जैसे सूट फॉर डैमेजेस भी आप कर सकते हैं, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट देन द एग्री पार्टी कैन क्लेम अ कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ डैमेज ही शी कॉज। ठीक है, वो एक सूट फाइल कर सकती है, एक अदालत में जा सकती है कि जो मुझे डैमेज हुआ, जो मुझे लॉस हुआ, वो मुझे कंपनसेट किया जाए। अब इसकी एग्जांपल समझिएगा। ए प्रॉमिस टू डिलीवर 100 साइकिल टायर्स टू बी एट ₹50 ईच टू बी ऑन 1 मई 2020। अब क्या हुआ कि ए ने प्रॉमिस किया बी के साथ कि मैं तुम्हें जो है ना 100 साइकिल के टायर दूंगा। ठीक है, और उसका रेट क्या होगा, एक टायर का रेट होगा 50 रुपये
और मैं तुम्हें फर्स्ट मई को ये दे दूंगा। बट जो वो उसने परफॉर्म नहीं किया अपना, और फर्स्ट डे ऑफ मई को उसने अपना डेट को उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया। इन सच सर्कमस्टांसेस इफ द प्राइस ऑफ द साइकिल टायर ऑन फर्स्ट मई इज ₹55। अब उसने अगर उसको टायर नहीं दिया तो अब उसने कहीं और से लेना था। अब उसने जब कहीं और से लिए तो उसको वो टायर की प्राइस मिली थी ₹55 पर टायर के हिसाब से। देन बी इज इंटाइटल टू क्लेम द डैमेजेस फॉर एट ₹5। ठीक है, अब बी के पास क्या है, बी ने क्या करना है, बी के पास ये राइट है कि वो ₹5 के हिसाब से पर टायर के हिसाब से वो उससे जो डैमेज है क्लेम कर जाए। ₹5 तो 100 का 500 का उसको अगर अदालत में केस करके सूट फॉर डैमेज को क्लेम करे, ठीक है, और उसको कहे कि मुझे डैमेज हुआ है, मेरा लॉस हुआ है क्योंकि मैंने जब मुझे मिल रहे थे और मैंने इसमें तब इंटरेस्ट था मुझे, तो मैंने लेना था, इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो इस वजह से अब ये मुझे डैमेजेस पे करे। शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब अगर जब आप कोई शूट कर सकते हैं क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्म करे, वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस थी वो कोई डैमेजेस नहीं, वो परफॉर्म करे, उसको कंप्लीट करे। व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इज फेल टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस देन द अदर पार्टी कैन फाइल अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर जब एक पार्टी कर देती है तो अगली पार्टी के पास ये भी राइट होता है कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे। इट इज द ड्यूटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, ठीक है, एग्रीड अपॉन देयर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसकी ऑब्लिगेशन होती है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी से उसने वादा किया वो उसको पूरा करे। इन दिस सिचुएशन द कोर्ट में ऑब्जर्व द इफ ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द अदर पार्टी सफर्स ह्यूज लॉस एंड दैट कॉन। अब जो क्या करेगी कोर्ट, उस चीज़ को देखेगी कि क्या जो दूसरी पार्टी को जो लॉस हुआ है क्या वो कंपनसेट हो सकता है। अब अगर वो कंपनसेट नहीं हो सकता तो इसमें क्या कहा जाएगा कि चलें अब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहता हूँ अब इसको कंप्लीट करो क्योंकि अगली पार्टी को लॉस हो रहा है इस चीज़ का और उसके डैमेजेस को कंपनसेट नहीं किया जाता। अब इस एग्जांपल को समझिएगा। ए इज़ लुकिंग फॉर हाउस इन अ लोकेलिटी, ठीक है, ए अपना घर एक ढूंढ रहा था एक लोकेलिटी में फॉर हिज रेजिडेंस, अपने रहने के लिए, एंड फाइंड्स वन, एक वो उसको वहाँ पे घर मिल जाता है। वो क्या करता है, जो बी है ना उसके साथ वो ऑनर होता है, वो बी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं तुम्हारा घर खरीद दूंगा, ठीक है। लेटर जो होता है बी क्या करता है, बी रिफ्यूज़ कर देता है अब ए को। इन दिस केस डैमेजेस फॉर द बी इज़ नॉट दैन एडुकेट डैमेज, ठीक है। अब वो उसे डैमेज की तरफ अगर दे दे तो वो उसके लिए काफ़ी नहीं, एडुकेट नहीं है चीज़, ठीक है। तो ए बिकॉज डैमेजेस विल नॉट एबल टू हैव अ स्टैंड, अगर उसके पास फिर अब कोई अगर डैमेज भी उसे पे कर दिए जाए तो क्या उस तरह का घर उसको दोबारा मिल सकता है, वहीं पे नहीं मिल सकता है। इस वजह से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का वो सूट करके उसको कह सकता है कि जो उसने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अगर मेरे साथ सेल की है तो तुम अपना घर सेल करो क्योंकि मेरे पास इसके कोई डैमेजेस नहीं है। तो कोर्ट से ऑर्डर कर सकती है कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल हुआ है और आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी है। इंजंक्शन, द टर्म इंजंक्शन मीन द रिस्ट्रेनिंग विद अ पर्सन फ्रॉम परफॉर्मिंग अ सर्टेन एक्ट। अब इंजंक्शन ये होता है किसी बंदे को कोई काम करने से रोक देना। इंजंक्शन इज ऑलवेज पास्ड बाय द कोर्ट, ठीक है। अब कोई भी बंदा सूट ऑफ इंजंक्शन करता है कि किसी बंदे को कोई चीज़ पे रोका जाए तो द कोर्ट में ग्रांट ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन टू स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, ठीक है। अब वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को रोक सकती है कि वो काम वो ना करे जो उसने कॉन्ट्रैक्ट में कहा है कि मैं नहीं करूँगा, ठीक है। टू डू टू परफॉर्म सम वर्क दैट ही प्रॉमिस नॉट टू डू, उसने अगर प्रॉमिस किया कि अच्छा मैं ऐसा काम नहीं करूँगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और उसको रोका जाए कि वो ऐसा काम ना करे। अब क्या हुआ, एक फिल्म एक्ट्रेस थी, ठीक है, वो एग्रीड हुई एक प्रोड्यूसर के साथ कि मैं आपके साथ साल के लिए काम करूँगी, ठीक है, और मैं किसी और प्रोड्यूसर के लिए काम नहीं करूँगी। फिर इसने क्या हुआ, उसने पर क्या किया, उसने साल के दौरान ही क्या किया, एक और प्रोड्यूसर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो अब वहाँ पे इसको रोका गया, उसने कहा उसको वहाँ पे रोका गया कि तो उसके इंजंक्शन के थ्रू उसको वहाँ पे रोका गया कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है इसके साथ कि मैं किसी और के साथ 1 साल के लिए काम नहीं करूँगी। तो तुम यहाँ पे इंजंक्शन कोर्ट ने लगाई कि तुम यहाँ पे रिस्ट्रेंड उसे कर दिया था टू डू सो। अब एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है क्वांटम मेरिट का, ठीक है। ये अब मतलब एक और इसका इट मीन्स एज मच एज अर्न, ठीक है। अब ये उसके पास भी रेमेडी है। एट द टाइम ऑफ व्हेन द वन पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम द फिशिंग। अब यहाँ पे अगर देखें कोई बंदा है उसको अगर किसी बंदे ने आधा वो काम कर चुका है और उसको आधे पे उसको रोक दिए कि अब वहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। अब उसके पास क्या राइट है, उसके पास राइट है कि जितना उसने काम किया, जितनी उसने सर्विस प्रोवाइड की है, एज मच एज इज अर्न, जितना उसने कर लिया उसको उतने का पैसे देने चाहिए, उसको उतनी कंपनसेशन मिलेगी, ठीक है। इफ इट मीन्स दैट एज मच एज अर्न एट द टाइम व्हेन वन पार्टी of the contract is prevented from the finishing his contractual duties। जब एक पार्टी दूसरी को रोक देती है कि अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज़ को अब नहीं आगे परफॉर्म करना, बाय द अदर पार्टी ही कैन क्लेम अ क्वांटम मेरिट, ठीक है। क्वांटम मेरिट वो एक कॉन्सेप्ट है, उसको उसके लिए वो सूट फाइल कर सकती है। इट मीन्स दैट द अदर पार्टी मस्ट पे अ रीजनेबल पेमेंट फॉर अ सर्विसेज दैट आर ऑलरेडी परफॉर्म। उसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुकी हैं सर्विस उसके लिए पे करना चाहिए। ए प्रॉमिस टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर अ बी फॉर ₹50,000, ठीक है। ए ने बी के साथ वादा किया कि ए कंस्ट्रक्ट हाउस, ठीक है, उसने ए कंस्ट्रक्ट कि मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाऊंगा बी 50,000 में, ठीक है। अब
क्या हुआ, आफ्टर ए स्टार्टेड, ए ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी और बट बिफोर द कंप्लीशन, अब उसके कंप्लीशन नहीं हुई थी, कंप्लीशन से पहले बी ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को अब्रोगेट कर दिया, ठीक है, और स्टॉप कर दिया उसे। ए फ्रॉम वर्क, ठीक है, इन सच सिचुएशन ए कैन सू एंड फॉर एन एडुकेट कंपनसेशन, अब उसको वहाँ पे कंपनसेशन के लिए कहा जा सकता है फॉर द वर्क दैट ही हैज़ ऑलरेडी डन, ठीक है, जो उसने जितना काम अब पहले कर लिया उसके लिए उसको पे किया जाएगा, उसके लिए इसको कंपनसेशन, एंड कैन आल्सो सू फॉर डैमेजेस, अब जो उसको डैमेजेस भी कि यार मेरा लॉस हो गया, मेरा इतना मटेरियल लगा था उसमें, मेरा सारा काम हुआ, वो लॉस हो गया, तो वो मुझे उसके लिए कंपनसेशन देनी चाहिए। तो ये हमारे पास रेमेडीज़ का टॉपिक था कि जब कॉन्ट्रैक्ट कोई भी ब्रीच हो जाता है उसके लिए हमारे पास क्या क्या रेमेडीज़ होती है। थैंक यू वेरी मच।